नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद लिखित पुरस्कार कहानी में से आपको कई सारे संदर्भ पूछे जाते हैं। तो वह संदर्भ जो है उनका उत्तर आपको किस प्रकार लिखना है वह बात मैं आपके सामने तो सर्वप्रथम मैं आपके सामने जो संदर्भ पूछा गया है वह पढ़ता हूँ कि राजकीय रक्षण के अधिकारी तो सारी प्रजा है, मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी थी। अब देखिए कि आपको जवाब लिखना है कि प्रस्तुत संदर्भ जो है कहाँ से लिया गया है। तो उसका उत्तर देखिए कि प्रस्तुत संदर्भ कच्छ विश्वविद्यालय अध्ययन समिति डॉक्टर सुशील धर्माणी, डॉक्टर रंजना अरगड़े, डॉक्टर रेणु इंगोरानी और डॉक्टर लविंद्र सिंह लबाना संपादित गद्य का गुलदस्ता नामक पुस्तक में से जयशंकर प्रसाद लिखित पुरस्कार कहानी में से लिया गया है। और प्रस्तुत संदर्भ मधुलिका मंत्रीवर जो राज्य के मंत्री है उनको उत्तर देते हुए नजर आती है। उसके बाद देखिए प्रसंग आएगा। तो प्रसंग कौन सा है? तो प्रस्तुत कहानी में जब कृषि महोत्सव हो रहा है, जब राजा किसान बने हैं और उसकी भूमि के बदले यानी कि इसकी मधुलिका की भूमि के बदले उसको सोना मोहर दिए जाते हैं, तो वह राजा पर न्यौछावर कर देती है। यह देखकर मंत्रीवर गुस्से होते और वह कहते कि तुम्हारा रक्षण होगा। तो उसका उत्तर देते हुए प्रस्तुत संदर्भ यहाँ पर मधुलिका जो मंत्रीवर को संबोधित होते हुए कहती है और यहाँ पर उसके राज्य के प्रति अपना सम्मान और खुद का स्वाभिमान, यह दोनों ही चीजें नजर आती है। उसके बाद देखिए तीसरी विशेषता बनेगी व्याख्या। देखिए पहले संदर्भ कहाँ से है, फिर कौन सा प्रसंग है, उसके बाद तीसरा जो व्याख्या है। तो व्याख्या में आपको यह ध्यान रखना है कि कथा वस्तु कितनी आगे बढ़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या होगा। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो नगरी है उस नगरी में किस प्रकार सारा खुशी महोत्सव हो रहा है। आज के दिन जो राजा है वह आज के दिन किसान बनेंगे और किसान बनकर वह कौशल्य जो राज्य है उसके जो राजा है वह किसान बनकर बीज जोतने का यानी खेती करने का जो उत्सव है वह उत्सव कर रहे हैं। वहाँ पर देखिए कि राजा आज किसान बने हैं, बैलों को अच्छी तरह से सजा दिया गया है, हल को भी सजाया गया है और वहाँ पर खेती करते समय आज जो एक कृषक कन्या है जिसका नाम मधुलिका है वह बीज देने का कार्य कर रही है और बीज देते समय वह बार बार राजा को बीज दे रही है और अब वह थोड़ा सी मेहनत कर रही है। तो उसके चेहरे पर हमें श्रम के जो श्रम कण है यानी पसीना है वह नजर आता है। और जैसे ही यह प्रसंग समाप्त होता है तो उसको जो उसके खेत के बदले आज जिस खेत में वह उत्सव हो रहा था वह खेत मधुलिका के पूर्वजों का था, उनके पिताजी का था या इस प्रकार। तो वह उसको उसके बदले सोना मोहर 4 गुना जो खेत का दाम है उससे 4 गुना ज़्यादा सोना मोहर दी गई है। मगर मधुलिका क्या करती है? तो मधुलिका उन सारे सोना मोहरों को क्या करती है? तो राजा के ऊपर न्यौछावर कर देती है। तो यह देखकर राजा को भी आश्चर्य होता है और तभी मंत्रीवर और मधुलिका के बीच वार्तालाप होता है। तो मंत्रीवर करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? आज से तुम्हारी जो रक्षा का अधिकार है वह हमारे राज्य का है। तो देखिए वहाँ पर वह उत्तर देते हुए नजर आती है कि नहीं, यह मेरे पितामह के पितरों की भूमि है और मैं अपने पिता के भूमि दान कर सकती हूँ, मगर उसका जो
पैसे है उसके बदले सोना मोहर, यानी उसको मैं बेच सकती नहीं हूँ। तब देखिए फिर बातचीत होती है तो उसका जवाब देते हुए मधुलिका कहती है कि मैं अकेले ही नहीं, इस राज्य में जितने भी लोग हैं उन सब की रक्षा करने का अधिकार राज्य का है, मेरी अकेली का नहीं। तो देखिए राज्य के संरक्षण के अधिकारी तो सारी प्रजा है, तो यानी पूरी प्रजा की जिम्मेदारी राजा की है, सिर्फ मेरी नहीं। और यह जो मैंने भूमि समर्पण की है इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, यानी अगर मुझे विरोध होता तो मैं अपनी भूमि देते ही नहीं, मगर यहाँ पर देखिए वह कहती है कि मेरा कोई विरोध न है, न था और न होगा, किंतु मैं मूल्य स्वीकार नहीं कर सकती, यह असंभव है। क्यों? क्योंकि वह कहती है कि मैं अपनी पितरों की भूमि के बदले मूल्य स्वीकार नहीं कर सकती। तो यहाँ पर देखिए कि वह उसको जो सोना मोहर जो दी गई थी उनको वह राजा पर न्यौछावर कर देती है और लेने से मना कर देती है, और यह जवाब देते हुए वह उत्तेजित भी हो उठी है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि मंत्री और मधुलिका के बीच जो वार्तालाप हो रहा है उस वार्तालाप में प्रस्तुत जवाब जो है मंत्री जी को जवाब जो है मधुलिका देती हुई नजर आती है। तो यहाँ तक की कथा वस्तु आती है, तो जो संदर्भ आपको पूछा गया है उसकी जितनी भी कथा वस्तु है उतनी ही लिखनी है। अगर उसके आगे की कथा वस्तु आपको पता भी है तो भी आपको लिखनी नहीं है, इसलिए आपको यह ध्यान देना है कि कथा वस्तु कहाँ तक है। और उसके बाद देखिए आखिरी बनता है विशेषताएं। चौथा परिच्छेद जो है विशेषताएं। तो देखिए प्रस्तुत संदर्भ मधुलिका बोलती है, दूसरी विशेषता बनेगी प्रस्तुत संदर्भ मधुलिका मंत्रीवर से संबोधित होते हुए बोलती है। अगली विशेषता बनेगी मंत्रीवर को उचित जवाब देते हुए नजर आती है। तो यहाँ पर देखिए अगली विशेषता बनेगी मधुलिका एक स्पष्ट वक्ता के रूप में हमारे सामने आती है। फिर अगली विशेषता बनेगी कि मधुलिका को सिर्फ अपनी नहीं पूरे राज्य के लोगों की चिंता है। फिर आगे की विशेषता बनेगी कि मधुलिका यह स्पष्ट करना चाहती है कि राज्य में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी की जिम्मेदारी राजा की होती है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। उसके बाद देखिए कि वह राज्य का जो उत्सव है उसके लिए भूमि देने के लिए तैयार है। उसके बाद देखिए विशेषता बनेगी कि वह भूमि देने से इनकार करती नहीं है। उसके बाद विशेषता बनेगी कि उसका भूमि देने का कोई विरोध न है न था। उसके बाद विशेषता बनेगी कि वह भूमि के बदले मूल्य स्वीकार करना चाहती नहीं है। अगली विशेषता बनेगी कि राज्य के प्रति उसका जो सम्मान है इसलिए वह विरोध नहीं करती। अगली विशेषता बनेगी कि उसको अपने पुरखों के जमीन की जो भूमि है उसके प्रति सम्मान है, इसलिए उनके वह पैसे लेना नहीं चाहती। और यहाँ पर उत्तेजित होकर मधुलिका उत्तर देती हुई नजर आती है। तो इस प्रकार यह सारी विशेषताएं बनती है। जो पहला जो हमने संदर्भ की चर्चा की उसी के अंतर्गत। अब देखिए वहीं पर जो है मधुलिका का एक और संदर्भ जो है आपको बार बार पूछा जाता है, तो वह मैं आपको संदर्भ आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद उसकी भी चर्चा देखिए कैसे करनी है और वह मैं बात आपको समझा दूंगा। कि राजकुमार मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंद बिहारी और मैं पृथ्वी पर सम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लाया गया है, मैं दुख में हूँ, विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। तो अब देखिए हमने पहले जो संदर्भ में चर्चा की तो वही बातें कि प्रस्तुत संदर्भ कच्छ विषय अध्ययन समिति, वहाँ पर सिर्फ बदलाव कहाँ पर होगा तो आगे जो हमने चर्चा की वहाँ पर जो वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है, वो किसके बीच हो रही थी तो मधुलिका और मंत्रीवर के। यहाँ पर जो है इस संदर्भ जो है वह बातचीत किसके बीच हो रही है
तो राजकुमार के बीच जो अरुण नामक राजकुमार जो है, जो मगध का राजकुमार है, जो कृषि उत्सव देखने आया है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको अंत में यही बदलाव करना है कि प्रस्तुत संदर्भ मधुलिका राजकुमार अरुण को संबोधित करती हुई बोलती है, इतना बदलाव आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रसंग क्या होगा, तो वही कि कृषि उत्सव समाप्त हो गया है, मधुलिका अपनी कुटिया में विश्राम कर रही है और रात को जो सुबह सुबह जो राजकुमार है वह उससे मिलने आता है और तब प्रस्तुत बातचीत वहाँ पर होती है। ठीक है, यह आएगा प्रसंग में। उसके बाद देखिए क्या आएगा व्याख्या में, जो हमने अगले संदर्भ में चर्चा की वह व्याख्या कि किस प्रकार कृषि उत्सव होता है, किस प्रकार मधुलिका बीज देने का कार्य कर रही है। उस प्रसंग को देखने के लिए मगध का जो राजकुमार अरुण है वह भी देखने आया है। उसी प्रकार उसी समय देखिए उसको जो सोना मोहर दी जाती है वह सारी की सारी सोना मोहर वह न्यौछावर कर देती है और वह अपना दृष्टिकोण मंत्री के सामने रखती हुई नजर आती है। और जैसे ही फिर इस वाद विवाद से राजा थक कर उस समय वह कार्यक्रम को विश्राम देने की बात करते हैं और तभी सभी लोग उत्सव में है मगर मधुलिका चली गई है। रात में वह अपनी कुटिया पर आराम कर रही है और तभी देखिए मधुलिका का स्वरूप देखकर वह राजकुमार जो है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। उसका आत्मसम्मान और अभिमान देखकर उसके प्रति शायद उसकी सहृदयता बढ़ जाती है और इसीलिए वह उससे बात करने के लिए रात को अपने सिंधु नस्ल के घोड़े पर बैठकर, वह अश्व पर बैठकर वह मधुलिका को उसकी कुटिया पर मिलने जाता है और तब वह कहता है कि तुम्हारा यह प्रभुत्व देखकर मैं तुम्हारे तरफ आकर्षित हुआ हूँ। और वह कहता है कि भाई तुम्हारा रहस्य क्या है, तो देखिए वह स्पष्ट कर देती है कि तुम राजकुमार हो और मैं एक कृषक कन्या हूँ, इसीलिए राजकुमार और कृषक कन्या का मिलन नहीं हो सकता, इसीलिए मैं अब कुछ नहीं हो सकता। और देखिए कि वह कहती है कि नंद बिहारी और पृथ्वी पर श्रम करने वाले जीने वाले के बीच नहीं होगा। और आज देखिए कि जिस भूमि से मेरा स्नेह था उस भूमि को भी मुझे राज्य के उत्सव की वजह से उस भूमि को भी आज से मेरा अधिकार नहीं है। तो अब मेरे पास तुम्हारे लिए या तुम्हारी मैं तुलना कर सकूं, तुम्हारे साथ मैं चल सकूं, ऐसी मेरी परिस्थिति नहीं है। अभी तक तो मैं कृषक कन्या थी मगर अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे खुद के सिवा अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं यह जो घटना हुई है मेरे साथ उसके लिए विकल हूँ यानी विचलित हूँ और इसलिए तुम शायद मेरा उपहास करने के लिए आ गए हो। तो इस प्रकार इतना सारा घटनाक्रम जो है कृषक उत्सव के बाद मधुलिका अपनी कुटिया पर आती है और उससे मिलने के लिए जब राजकुमार उससे बातचीत कर रहा है तो वह अपनी परिस्थिति और अपना दृष्टिकोण सामने रखती हुई नजर आती है। तो यह सारी घटनाक्रम कहाँ पर आएगी, व्याख्या में आएगी। उसके बाद विशेषता में तो यहाँ पर देखिए कि कृषि उत्सव समाप्त हो गया है, मधुलिका अपनी कुटिया पर बैठी हुई है, मधुलिका और राजकुमार के बीच वार्तालाप हो रहा है। मधुलिका राजकुमार को प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा उत्तर दे रही है। मधुलिका राजकुमार को कहती है कि अब वह कृषक कन्या है। अगली विशेषता बनेगी कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मेरी भूमि थी वो भी चली गई है और तुम राजकुमार हो और मैं कृषक कन्या भी अब तो नहीं रही, सिर्फ कन्या हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो हमारे बीच कोई भी रिश्ता बन सकता नहीं है। उसकी भूमि जो राज्य को दी गई थी इसलिए वह दुखी होती हुई नजर आती है और वह कहती है कि मैं दुख से विकल हूँ और शायद उसको लगता है कि राजकुमार जो है उसकी मजाक उड़ाने आया है। तो वह कहती है कि शायद तुम मेरा उपहास कर रहे हो मगर तुम जो चाहते हो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो इस प्रकार
वह अपनी देखिए वास्तविक परिस्थिति राजकुमार के सामने रखते हुए नजर आती है। वह एक स्पष्ट वक्ता है जो परिस्थितियां हैं उनका स्वीकार करती है। वह भूमि के चले जाने से दुखी है और अपनी वास्तविक परिस्थिति के चलते दोनों के बीच कोई भी मिलन नहीं हो सकता, वैसा कहते हुए नजर आती है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ से कहाँ का घटनाक्रम, तो राजकुमार और मधुलिका के बीच जो वार्तालाप होता है वहाँ तक का घटनाक्रम आएगा। हाँ, उसके बाद देखिए तीसरा जो संदर्भ है कई बार पूछा गया जाता है और वह भी मधुलिका ही बोलती है कि तो मुझे भी प्राणदंड मिले। अब देखिए यहाँ पर वही बात है कि प्रसंग संदर्भ कहाँ से है, तो पूरी की पूरी वस्तु। सिर्फ बदलाव कहाँ पर आएगा, आखिरी लाइन में कौन बोलता है, तो बोलती मधुलिका है। मगर पहला जो संदर्भ था वह किससे बोलती है, मंत्री से बोलती है। दूसरा जो संदर्भ था वह किससे बोलती है, तो वह राजकुमार अरुण से बोलती है। और अभी जो लास्ट जो तीसरा संदर्भ है वह किससे बोलती है, तो वह राजा से बोलती है। तो यानी यहाँ पर मधुलिका और राजा के बीच का वार्तालाप जो है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मधुलिका राजा को राजा से बातचीत करती हुई नजर आती है। प्रसंग में कि अब राजकुमार को बंदी बना लिया गया है, कौशल के ऊपर जो आक्रमण हुआ था उसको विफल किया जाता है और जब लोगों के द्वारा राजकुमार को फांसी की बात आती है और कौशल को बचाने से जब मधुलिका को पुरस्कार लेने की बात आती है तो पुरस्कार में वह मुझे भी प्राणदंड मिले, तो यानी पुरस्कार में वह प्राणदंड लेती हुई नजर आती है। तो यह प्रसंग आएगा। फिर व्याख्या में देखिए कि पूरी की पूरी जो कहानी है यहाँ पर आ जाएगी। हमने पहले संदर्भ में कहा वह भी कथा वस्तु आ जाएगी, हमने दूसरे संदर्भ में कहा वह भी कथा वस्तु आ जाएगी। और आगे जो है कि फिर राजकुमार जो है मधुलिका को मिलकर चला जाता है। उसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अचानक एक दिन वह कई सारे अपने साथियों को लेकर मधुलिका की शरण लेता है और उसके बाद वह मधुलिका को राजा से दक्षिणी भूमि जो है वह लेने के लिए कहता है, खेती लेने के लिए। और अचानक वहाँ पर वह षड्यंत्र करके वह कौशल के ऊपर आक्रमण करना चाहता है और यह सारी घटनाक्रम मधुलिका को समझ में आ जाता है। इसीलिए यह जो है बात वह सैनिकों के माध्यम से राजा तक पहुंचा देती है, जिससे फिर उस आक्रमण में युद्ध होता है और उस युद्ध में जो कौशल की सेना थी उसका विजय होता है, जो अरुण की सेना थी उनकी हार होती है और अरुण को बंदी बना लिया जाता है। अरुण को बंदी बनाने से को जो नगरजन है, जो कौशल के नगरजन है, वह कहते हैं कि भाई इसको प्राणदंड मिले। तब इस घटनाक्रम को देखकर राजा फिर मधुलिका को पूछते हैं कि आज तुमने कौशल को बचाया है तो तुमको कौन सा पुरस्कार दूं। तो वह देखिए कि अपने प्रेमी अरुण के पास खड़ी होकर कहती है कि मुझे भी प्राणदंड मिले। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए अब राजा उसको कौन सा दंड देते हैं नहीं देते हैं वह नहीं रखा, इसी वाक्य के ऊपर कहानी समाप्त हो जाती है। तो यानी पूरी की पूरी जो कथा वस्तु है यहाँ पर हमको देगा। पूरी की पूरी कथा वस्तु व्याख्या में आप संक्षिप्त रूप में दो पेज में आप वहाँ पर आपको जितनी भी कथा वस्तु समझ में आई हो वह लिख सकते हो। विशेषता में देखिए क्या आएगा कि मधुलिका प्रस्तुत संदर्भ बोलती है, प्रस्तुत संदर्भ मधुलिका राजा को संबोधित होते हुए बोलती है। प्रस्तुत संदर्भ में पुरस्कार के रूप में मधुलिका प्राणदंड मांगती है। तो यहाँ पर देखिए जब देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम की बात आती है तो वह देश प्रेम को महत्व देती है, तो सच्ची देशभक्त के रूप में हमारे सामने आती है। उसके बाद वह एक सच्ची प्रेमिका के रूप में भी हमारे सामने आती है और इसलिए देखिए वह अपने प्रेमी के साथ मृत्यु हो जाए वह चाहती है और इसलिए वह पुरस्कार में
प्राणदंड लेती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मधुलिका एक अच्छी सच्ची प्रेमिका के रूप में हमारे सामने आती। तो इस प्रकार की उसकी विशेषताएं बनेगी। तो इस प्रकार जो है प्रस्तुत जो पुरस्कार कहानी है उसमें जो सारे के सारे जो संदर्भ थे जो पूछे गए थे आगे की कसौटियों में, और उसमें जो मधुलिका के द्वारा जो संदर्भ बोले गए हैं उनकी चर्चा मैंने यहाँ आपके सामने रखी है। अगले वीडियो में थोड़ी बहुत जो दूसरे जो पात्र हैं उनके जो संदर्भ पूछे गए हैं उनकी चर्चा मैं करूँगा। शुक्रिया।